तरक्की का नाम लेकर बातें बढ़ी बनाएंगे, एक वोट पाने की खातिर पूरी जान लगाएंगे। बहकावे में आके हम भी उन्हें वोट देने जाएंगे। अब जब सरकार उनकी बन जाएगी तब ठोकर हम ही खाएंगे। लोकतांत्रिक देश हमारा न जाने कब सीखेगा मत का अधिकार उपयोग कर पाना। यह दोस्तों 100% सत्य है। आज तक कोई भी लोग मत का अधिकार मत का अधिकार दोस्तों हम समझे हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारा जो देश है यह एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। इसी के तहत 1950 ईस्वी में हमें यह अधिकार दे दिया गया कि हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य है, ठीक है, यानी मत देने का अधिकार। यानी मत देने का अधिकार दोस्तों 1950 से ही हम लोग को मिल गया। और ये देश है दोस्तों हमारे युवाओं का देश है। यानी हमारे देश में 47% युवाएं हैं। अगर युवा चाह दे तो देश को किसी ओर ले जा सकते हैं। यानी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने भविष्य को किस प्रकार के सरकार चुनते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम सभी अपने वोट की कीमत समझें और हम सभी अपने वोट का सही उपयोग करें ताकि हम आने वाले भविष्य को संजोग सकें। देखिए दोस्तों, हमारा जो देश है यह अभी हमने बता दिया कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद हम आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय चुनाव आयोग यानी जो हमारा निर्वाचन आयोग हो इसके बारे में जानेंगे। फिर इससे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पिछले वीडियो में जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप सभी दोस्तों इस वीडियो को भी इतना अगर अच्छा लगे तो आप सभी इसको शेयर करिए ताकि सभी को प्राप्त हो सके। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप सभी को पूरा क्वेश्चन आज के बाद कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों डाउट क्लियर करना सीखिए, क्वेश्चन अपने आप बनते चले जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था और 61वें स्थापना दिवस 2021 में जब मनाया गया तो उस समय जब हमारे देश में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय क्या थी दोस्तों? हमारी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति थी। तो इन्हीं के द्वारा 2011 में इसका शुरुआत हुआ और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए आगे। इसकी स्थापना के समय 2 विषय रखा गया था, समावेशी एवं गुणात्मक और दूसरा का भागीदारी, इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टनरशिप, ठीक है, तथा कोई मतदाता पीछे ना छूटे। देखिए इसका उद्देश्य क्या रखा गया था कि कोई भी मतदाता है वह पीछे ना छूटे। और देखिए इसका उद्देश्य था कि देश भर में सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी मतदाताओं की पहचान करना जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो, ठीक है, उसका जो नाम होती है कि मतदाता सूची में उसका नाम जोड़ा जाए और फोटो युक्त पहचान पत्र उसको सौंपा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था। और उद्देश्य था कि देश में जितने भी नागरिकों हो उनके मतदान के प्रति जागरूक करना, ठीक है दोस्तों, मतदान के प्रति जागरूक करना। प्रत्येक वर्ष दोस्तों इसका एक थीम रखा जाता है, यानी एक विषय रखा जाता है, उसी के तहत मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2021 में थीम का मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। उसी के तहत अब की 2022 में थीम रखा गया है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना, यानी चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर आगे बढ़ाना। देखिए देश में 12वां मतदाता दिवस इस बार मनाया जा रहा है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐतिहासिक बदलाव किए गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बदलाव क्या किए गए हैं? पहली बात तो कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर इस बार जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है इसमें संशोधन किया गया है और इसमें संशोधन सभी युवाओं को 4 बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अधिकार दिया गया है। देखिए हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए कुछ ना दिन प्रतिदिन कुछ ना उपबंध तो किया ही जाएगा। इसके तहत 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को
क्या होगा, मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा। पहले एक बार ही था 1 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद मतदाता पत्र जो मिलेगा हमारा, यानी जो पत्र उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, यानी 2 ये मुख्य उपबंध है। देश में दोस्तों 95 करोड़ लगभग मतदाता है, जिसमें 49 करोड़ पुरुष है, 46 करोड़ महिला है और 1.3 करोड़ हर नए मतदाता है। चलिए अब हमने देख लिया कि मतदाता दिवस के बारे में। अब हम इससे चुनाव आयोग देखेंगे। और देखिए, आप सभी को अच्छा लगता है तो शेयर करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आप पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आप देखिए जब ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला, ये एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक निकाय उसे कहते हैं जो संविधान के द्वारा ही बंद कर दिया गया था, यानी जब संविधान लागू हुआ उसके पहले ही इसका क्या हुआ था, वो बंद किया गया था। और सांविधिक निकाय हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, सांविधिक निकाय उस निकाय को कहते हैं जो संविधान लागू होने के बाद किसी कानून के द्वारा उसको बंद किया गया। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रीय हमारा क्षेत्रीय परिषद है, उसकी जो स्थापना 1956 में किया गया था दोस्तों, तो वो हमारे क्या है, वो सांविधिक निकाय है, क्योंकि संविधान 1950 में लागू हो गया 26 जनवरी को, ठीक है। तो उसके बाद ना वो बंद किया गया है, तो वह सांविधिक है, ना कि संवैधानिक। चलिए आगे, भाग 15 में इसका निर्वाचन आयोग उल्लेख है, अनुच्छेद 324 से 329 है। हम लोग चारों अनुच्छेद आगे देखेंगे। 25 जनवरी 1950 को स्थापना। मूल संविधान में 1 चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में 3 हो गए हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यह नोट लिख दिए हैं कि अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, परंतु 1 जनवरी 1990 तक यह रखे गए। फिर इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, हटा दिया गया। लेकिन 1993 के बाद अब लगातार हमारे अन्य चुनाव आयुक्त 2 हैं, और आगे राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बढ़ा सकते हैं कि घटा सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले पूछेगा तो 1989 ही मारिएगा, फिर उसके बाद 93 से लगातार है। मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन। पहली महिला चुनाव आयुक्त BS रामा देवी थी, जो कि कार्यवाहक बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र है, जो कि 24वें हैं। अन्य 2 चुनाव आयुक्त, एक राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है, बिल्कुल सही। 6 वर्ष से 65 वर्ष जो आयु पूरा हो चुका। देखिए दोस्तों, आप लूसेंट पढ़िएगा ना, तो लूसेंट में आपको देगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष से 65 वर्ष, अन्य का देगा 6 वर्ष से 62 वर्ष, लेकिन नहीं, सबका कार्यकाल है 6 वर्ष से 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वही होगा। इसके कार्य क्या होता है, कार्य देखिए, कार्य होता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल। तो देखिए, संसद किससे बनता है, लोकसभा राज्यसभा से, यानी ये दोनों का चुनाव संपन्न करवाना, ठीक है। विधानमंडल किससे बनता है, विधानसभा और विधान परिषद से, ठीक है। तो इसका चुनाव करवाना, एक उपराष्ट्रपति होता है हमारे, एक राष्ट्रपति होता है, इसका भी चुनाव करवाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य होता है, ठीक है। उसके आगे दोस्तों हम देखते हैं कि मतदाता सूची तैयार करना है, यानी जो हमारा सूची तैयार होता है वही यही करता है। आचार संहिता लागू करना है, याद रखिएगा, आचार संहिता लागू करता है यही। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्राप्त करना, यानी किस राजनीतिक दल को क्या चुनाव चिन्ह होंगे, इसकी उपबंध करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ठीक है, और कोई भी विवाद होता है इसका निपटारा करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब ये नोट में हम लिख दिए हैं, आप सभी बहुत बार कंफ्यूजन करते हैं कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन में दे देता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भले राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग। तो आप लोग निर्वाचन आयोग मार दीजिएगा। नहीं दोस्तों, अगर चुनाव की अधिसूचना पूछेगा तो अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं, ठीक है, केंद्र में, यानी लोकसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, वहीं विधानसभा विधान परिषद रहेगा तो उसके लिए कौन करता है, राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। और स्वीप कार्यक्रम अभी हाल ही में किसके द्वारा चलाया गया था, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अन्य चुनाव आयुक्त की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। चुनाव की बढ़ती जिम्मेदारी को देखते हुए राष्ट्रपति चाहेगा तो इसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है।
देखिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संचालन करती है, लेकिन दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जो हमारा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का तो दावा करता है, लेकिन आजकल जब चुनाव संपन्न होती है तो जो राजनीतिक दल हार जाते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो कहाँ से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हुआ? चुनाव तो आप संपन्न करवा ही रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होती है, बहुत अभी आजकल चुनाव जो संपन्न होती है तो चुनाव आयोग को बहुत सारे क्या हो गए हैं, विवादित होते जा रहा है। ठीक है, और देखिए जब बीपीएससी या चाहे यूपीएससी का मेंस, किसी चीज़ का मेंस लिखिएगा तो वहाँ पे बहुत पूछता है कि इनकी जिम्मेवारियाँ क्या है, क्या कारण है, कैसे सुधारा जा सकता है। तो खैर हम लोग तो वन लाइनर पढ़े, लेकिन हम लोग को समझ बहुत जरूरी है, समझिए तभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएगा, वरना नहीं पकड़ाएगा। चलिए आगे, सरकार एवं राजनीतिक दलों से राय मशवरा करके चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। ठीक है, वास्तविक शुरुआत अधिसूचना जारी करने के बाद ही होता है, यानी चुनाव की वास्तविक शुरुआत अधिसूचना जब राष्ट्रपति या राज्यपाल जारी कर देता है। नामांकन के लिए 8 दिन का समय मिलता है, नामांकन वापसी के लिए 2 दिन का। चुनाव प्रचार की न्यूनतम आयु 14 दिन, उसके अधिक भी हो सकता है। 48 घंटे पहले प्रचार को रोक दिया जाता है। देखते हैं, प्रचार 48 घंटे पहले सब प्रचार रोक दिया जाता है। आचार संहिता क्या होता है? देखिए, चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही लागू हो जाता है, यानी जिस दिन चुनाव हमारा संपन्न होगा ना, शुरुआत होगा ना, जिस दिन घोषणा करेगा उसी दिन से देश में आचार संहिता लागू हो जाता है। और याद रखिएगा, जब आचार संहिता लागू होता है दोस्तों, तो सारा पावर चुनाव आयोग के पास चला जाता है। ठीक है, सारा पावर चुनाव आयोग के पास चला जाता है। एग्जाम्पल वाइज देखिए कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में अभी चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो इसमें जैसे डेट की घोषणा हुआ, अभी वर्तमान में जनवरी में ही घोषणा हुआ था, तो दोस्तों आचार संहिता लागू हो चुका है, और जिस दिन मतदान का नतीजा आएगा उस दिन यह खत्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए देश में क्या किया गया है कि 1/3 आरक्षण स्थानीय स्वशासन पर दिया गया है। वर्तमान में बहुत राज्यों में 50% हो गया है। ठीक है, और जो विधानसभा है और विधानमंडल है और लोकसभा है, उसमें लगभग 10% महिलाएं लगभग में है। ठीक है, अभी 17वीं लोकसभा संपन्न हो चुका है। चलिए हम विभिन्न समितियां देखते हैं जो बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो तारकुड्डे समिति, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, यानी वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, चुनाव प्रणाली का नामांकन राशि, यानी इसी से वो बंद किया गया, ये तो VVI है, वयस्क मताधिकार वाला। जमानत राशि सांसदों के लिए 25,000 और विधानसभा के लिए 10,000। उसके बाद दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी जब आया था तो इसने 1989 में गठित हुआ था। इसने कहा कि आप जो ईवीएम है ना, इसको पूरा प्रयोग करिए, यानी ईवीएम का प्रयोग को पूर्णतः सिफारिश यही किया था कि ईवीएम का प्रयोग किया जाए। हालांकि इससे पहले भी ईवीएम का प्रयोग हुआ है। खाली स्थान पर 6 माह, खाली स्थान जो रहेगा दोस्तों, वहाँ पे 6 माह के अंदर क्या होगा, आपको वोट करवाने का चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद मतदाता फोटो पहचान पत्र की भी व्यवस्था करने के लिए कौन था? दिनेश गोस्वामी था। यानी ईवीएम खाली जो जगह है उस पर, और मतदाता पहचान पत्र, यानी मतदाता जो मिलता था ना उस पर पहचान पत्र पर फोटो नहीं आता था, लेकिन इसी के सिफारिश पर फोटो आने लगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति, चुनाव व्यय की समस्याओं को लेकर इसकी गठन हुआ था। ठीक है, इसको 1998 में इसकी स्थापना गठन हुआ था, याद रखिएगा। लोकसभा विधानसभा में चुनाव के खर्च को सरकार की जिम्मेवारी होगी, इस पे बात किया गया। उसके बाद के संथामन भी निर्वाचन में जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी न्यूनतम अर्हता, जैसे कि न्यूनतम अर्हता क्या होती है, निर्वाचन में शामिल बहुत सारे, जैसे कि लोकसभा के लिए अलग होती है, राज्यसभा के लिए अलग होती है। समय समय पर चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन करना, यानी जो चुनाव क्षेत्र है इसका क्षेत्र निश्चित करना। परिसीमन के ही मतलब होता है एक क्षेत्र निश्चित करना। चलिए आगे हमारा के अनुच्छेद 324 से 329, जो कि हमारा क्या है, चुनाव आयोग है।
हम एक एक अनुच्छेद देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो 324, इसमें है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, जो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा। उसके अलावा देखिए नोट में, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, याद रखिएगा। इनकी नियुक्ति होती है, वो भी कैसे, जो बहुमत दल का नेता होता है, सॉरी, जो बहुमत दल का जो कोई दल होता है तो उसमें से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, न कि चुनाव होता है। उसके बाद नोट में पंचायत एवं नगर पालिका का चुनाव कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए 324 के 2 कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। इसमें क्या है कि एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, 2 इलेक्शन कमीशन होगा। इन सभी का पावर समान होगा, योग्यता भी समान होगी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। मुख्य न्यायाधीश मत याद रखिएगा, न्यायाधीश। कार्यालय कार्यकाल भी समान होगा, 6 वर्ष से 65 वर्ष। हमने उसी समय बता दिया कि लूसेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे 6 वर्ष से 62 वर्ष अन्य चुनाव आयुक्त होगा, लेकिन नहीं, सबका सेम है। नियुक्ति प्रयोग सेम होती है, यानी राष्ट्रपति पीएम के सलाह पर क्या होती है, नियुक्त होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त हटाने की प्रक्रिया, संसद में महाभियोग से 2/3 सदस्य जब पास कर देंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो हटाया जाएगा। लेकिन अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन के सिफारिश पर हटाया जाता है। क्या याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन के सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, लेकिन चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को दोस्तों महाभियोग के द्वारा, जैसे कि महाभियोग हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में और मुख्य न्यायाधीश में क्या होता है, महाभियोग होता है। उसी प्रकार यहाँ भी महाभियोग होता है। वेतन मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है, और वो जो भी संचित निधि से दिया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी न्यायालय की तरह यह कार्य करता है, लेकिन न्यायालय के जैसा नहीं होता है। किसी खास विषय पर चुनाव संबंधी मामले की सुनवाई यह खुद करता है, याद रखिएगा। यानी यह अर्ध न्यायिक है, जो अपना जितना भी होगा उसका क्या करेगा, सुनवाई करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 325 होगा, यहाँ पर अनुच्छेद 325, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 325 में हमारा कि धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी अगर किसी को आप कह रहे हैं कि आप मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो मतलब एसी है, वह राजपूत है, तो इस प्रकार आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। सबको समान अधिकार दिया गया है कि उसका मतदाता सूची में नाम हो और वह वोट दे, ठीक है, याद रखिएगा। किसमें है, 325 में है। साथ में इस आधार पर किसी आयोग नहीं ठहराया जाएगा, यानी किसी को भी आयोग नहीं ठहराया जाएगा। चलिए आगे 326 वयस्क मताधिकार। देखिए हमारे पास वयस्क मताधिकार है, हम अपना मताधिकार का सही प्रयोग करें आज के बाद, ठीक है दोस्तों। वयस्क मताधिकार की बात की गई है, जिसमें क्या हुआ था दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में आया, ठीक है, और इसके द्वारा 1989 में इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होगा तो वह मतदान कर लेगा, किससे, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, और इसको 28 मार्च 1989 से लागू कर दिया गया। देखिए जो हम लोग के उंगली पर स्याही होता है ना, वो इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। आगे महिलाओं को वोट देने का अधिकार दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में दिया गया। यानी वोट देने का अधिकार तो पहले से ही मिल गया था, लेकिन महिलाओं को 1919 के अधिनियम द्वारा 1926 से मिला, ठीक है। उसके बाद 327 अनुच्छेद क्या कहता है कि जो विधानमंडल के लिए निर्वाचन के उपबंध में उपबंध है, यानी जो विधानमंडल के लिए निर्वाचन होगा उसके लिए कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। परिसीमन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। 2 है 327 में, परिसीमन के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद। विधानमंडल में निर्वाचन होगा उसमें कुछ उपबंध जो होती है वो संसद करती है, ठीक है। 328 क्या करता है, 328 कहता है
कि राज्य विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल से संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में चुनाव कुछ का प्रावधान शक्ति उन्हीं का है, खुद का निर्वाचन क्षेत्र। यानी कहने का मतलब कि खुद का जो निर्वाचन क्षेत्र, अगर मान लीजिए कि हमारा बिहार है राज्य, तो बिहार राज्य में अगर किसी प्रकार का चुनाव होता है तो यहाँ पे चुनाव से संबंधित नियम बनाने का कार्य किसका होती है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 324 तो हमारा है कि भारत के एक निर्वाचन आयोग होगा, 25 किसी को भेदभाव नहीं, और 26 वयस्क मताधिकार, और 27 हमारा विधानमंडल के लिए संसद कानून बनाएगा और परिसीमन के लिए संसद कानून बनाएगा, और 28 जब कोई भी राज्य अगर उसमें मतदान हो रहा है तो वह खुद अपना कानून बनाएगा 28। 29 कहता है कि 329 की निर्वाचन से संबंधित मामले न्यायालय में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी निर्वाचन में कुछ भी हो रहा है तो न्यायालय इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन 1966 ईस्वी में निर्वाचन मामले की अर्जी को उच्च न्यायालय में करने का अधिकार दिया गया है और इसका अपील सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, जिसकी सुनवाई कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। अब चलिए हम देख लेते हैं ईवीएम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए, सबसे पहले केरल के पारूर में 50 वोट पर प्रयोग किया गया था 1982 में। 89 में क्या किया गया था? सिफारिश किया गया। उससे पहले हमने बता दिया था कि 82 में पहली बार हुआ। ठीक है, और 1988 में दोस्तों एमपी में 5 विधानसभा, राजस्थान में 5 गो, दिल्ली में 6 गो कराएगा। सबसे उस समय ट्रायल चल रहा था, एक समझिए तो। ईवीएम का प्रयोग पूरा राज्य में चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा, क्योंकि छोटा राज्य है। गोवा 1999 में, याद रखिएगा, पूछता है गोवा 1999। 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया। आम चुनाव कौन होता है? जो हम लोग जैसे कि जो लोकसभा जो प्रधानमंत्री नहीं बनते उसको हम लोग आम चुनाव कहते हैं। 2009 में आम चुनाव एवं विधानसभा सभी को कराया जाने लगा। ठीक है, ईवीएम। एक हमारा होता है दोस्तों वीवीपीटी, याद रखिएगा, वीवीपीएटी। इसका फॉर्म होता है वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल, याद रखिएगा। ये भी हमारे किससे संबंधित है? चुनाव से ही संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों हमारे एक नोटा होता है। नोटा जो हमारा बंद किया गया है कि नॉन ऑफ द एबव, फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आपको मन है तो वोट दीजिए, नहीं तो नोटा दबा दीजिए। ठीक है, तो इसका भी वो बंद किया गया है। आप लोग को आशा करती हूँ दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। आप जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा ना तब आपको मजा आएगा और पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप इससे नहीं फंसिएगा। ठीक है, पहली बार पंचायतों का ईवीएम का प्रयोग करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, याद रखिएगा। अभी बिहार सरकार भी ईवीएम का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम जानते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का अनुच्छेद 82 में उपबंध है। यह 10 लाख की आबादी पर एक सांसद को उपबंध करती है। अब परिसीमन आयोग का होता है सीमा क्षेत्र का निर्धारण करना। ठीक है, याद रखिएगा। अभी 1971 के जनगणना के अनुसार ही परिसीमन आयोग सीटों का उपबंध किया है। ठीक है, 4 बार अभी बार परिसीमन हो गया है, 52 में, 62 में, 73 में और 2002 में। हालांकि 10 वर्षों पर इसका उपबंध किया गया है, लेकिन यह नहीं हो सका है। क्या हुआ है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 में संशोधन करके 2026 तक लोकसभा विधानसभा की जो सीट है वह स्थिर रहेगी, यानी 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और देखिए निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर परिसीमन आयोग कार्य करता है। किसके साथ? निर्वाचन आयोग। यानी सबसे पहले तो हमारे 82 में इसका उपबंध है। ठीक है, उसके बाद 84वें संविधान संशोधन 2026 तक के लिए सीट ऐसे ही रखा गया। 1971 में उपबंध है। ठीक है, एक जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदेश न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता, यानी अगर यह कोई आदेश दे रहा है तो न्यायालय में चुनौती आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। देखिए जो हमारा एससी है यानी शेड्यूल कास्ट है यानी अनुसूचित जाति है, इसके 79 से बढ़ाकर 84 सीट कर दिया गया है। ठीक है, और एसटी जो है यानी शेड्यूल ट्राइब है यानी अनुसूचित जनजाति है हमारा, 41 से 47 कर दिया गया। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले कि भारत में चुनाव आयोग का उपबंध कहाँ है, कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, आगे
आगे है हमारे कि भारत में किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग से उपबंध किया गया है, यानी 324, यानी किस में उपबंध है, 24 में हम लोग पढ़े हैं। 3 है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए उपबंध है, तो 324। चलिए आगे, ये भी वही है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है, यह गलत है। यानी जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है, अन्य चुनाव आयुक्त है, इसको समान अधिकार भी है, समान वेतन भी है। ठीक है, 2,50,000 याद रखिएगा। वो हमने बता दिया था कि आप लूसेंट पढ़िएगा तो उसमें 2,25,000 देगा अन्य चुनाव आयुक्त को, लेकिन गलत है। ठीक है, हालांकि आने वाले बुक में सुधार करे। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को वही अधिकार है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीशों को हटाने के तरीके कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके के कारण नहीं हटाया जा सकता। देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब आप हटाइएगा ना, तो वो हमारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटेगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है। पहला तो गलत हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त का उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से पद से नहीं हटाया जा सकते, यानी ये तो हमने 2-3 सही देख लिया था। और चौथा है हमारा कि चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष से 62 वर्ष, ये तो पहले ही गलत हो गया। 62 वर्ष का 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष याद रखिएगा। क्या है हमारा, देखिए 2 और 3 सही हो गया, यहाँ 6 वर्ष या 65 वर्ष है। चलिए आगे, जो पहले आए थे, जो पहले पूरा हो उसके तहत इनको हटाया जाएगा। अभी हमारा है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि यानी 6 वर्ष से 65 वर्ष। चलिए आगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पद समकक्ष होता है, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा दोस्तों, ये गलत ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है, न कि मुख्य न्यायाधीश के। तो याद रखिएगा, इनको वरीयता क्रम में 9A में रखा गया है। जैसे कि पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा का उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा का प्रधानमंत्री होता है, चौथा अपने राज्यों का राज्यपाल होता है ना, तो उसी तरह 9A में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा। ठीक है, हमने ये देख लिया था। उसके बाद यहाँ है, जहाँ पे डिस्कशन की आवश्यकता होगी दोस्तों हम जरूर करवा देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो उस प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त हटाए जा सकते हैं किसके द्वारा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, हम लोग पढ़े हैं पहले। ठीक है, इसलिए हम बोले कि जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आपको मजा आएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तरीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता कौन देता है, तो ये चुनाव आयोग देता है। उसके बाद भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है, तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है, सबसे पहले कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव वो नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा निर्वाचन है, ये सदस्य द्वारा उसके किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभापति तो होता है नहीं, उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, नगर पालिका एवं नगर निगमों का निर्वाचन करवाना, बिल्कुल नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, यह राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों एवं विवादों का निर्णय करना, तो देखिए निर्वाचन से जो संबंधित कोई भी विवाद है उसका निर्णय करना, सभी विवादों का निर्णय करना, तो इसमें कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ती है, न्यायपालिका इसके द्वारा निर्णय लेता है। हम लोग देखे थे ना कि पहले वो बंद नहीं था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, सबसे पहले संसद, राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है पहल का।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति करना, नहीं, ये उपबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उपबंध नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन कह दे, नहीं। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य, निरीक्षण एवं निर्देशन एवं नियंत्रण, बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 3 सही है लेकिन 4 गलत है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है 15। निम्नलिखित कार्यों में से कौन कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? पहला 3 मतदाता सूची का तैयार करना, सही है। संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल को चुनाव संचालित करना, बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद है, राज्य विधानमंडल होता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही। विधानमंडल में चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, यानी विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, ये तो विधानमंडल के चुनाव करवाता है, ठीक है, लेकिन उचित जो किसी प्रकार का प्रावधान है वहाँ के विधानमंडल करती है। ठीक है। राज्य का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? यानी राज्य का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब चलिए देखते हैं कूट। भारत में निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय, नहीं, 3 सदस्यीय है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों, बिल्कुल गलत है, उपचुनाव नहीं होगा। ठीक है, गृह मंत्रालय का नहीं होता है। उसके बाद निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का विभाजन विलय से विवाद निपटाना, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह विभाजन किसी को एकत्रित कर सकता है। अगर 2 अलग हो गए हैं तो इसी का कार्य होता है कि उसको मिला दे। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो सबसे पहले तो अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इसका तो क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति, हमने बता दिया था और एक के बारे में आंसर आ गया। उसके बाद भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ में निम्न में से कौन सा सही है? तो निर्वाचन प्रक्रम, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अधिसूचना जारी किया जाना। ठीक है, बोल रहे सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश एवं निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सूचना अधिसूचना जारी करना। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश केंद्र में गृह मंत्रालय, राज्य में गृह मंत्रालय, गलत है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश राष्ट्रपति अर्थात राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी करना है, तो ये सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, आगे हमारे कि विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सही है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बिल्कुल सही है हमारा। फिर उसके बाद एकल संकरण मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, बिल्कुल सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन संयमी मतदाता प्रणाली। हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? तो एकल संकरण में मत पति अनुपातिक पद्धति है, लेकिन अनुपातिक पद्धति की सूची प्रणाली नहीं है। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन ये भी नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, तो 1 और 2 सही होगा। ठीक है दोस्तों, 1 और 2 सही होगा। सांसदों में अयोग्यता संबंधित विवाद कौन करता है? तो राज्य के निर्वाचन आयोग के सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है, आगे हमारा कि किसी राज्य संसद के निहत्था से संबंधित प्रश्न पर निश्चय करने के समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्रदान करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। यानी संसद के किसी के अगर अयोग्यता साबित होती है तो किसके द्वारा? तो राज्य निर्वाचन आयोग से सिफारिश परामर्श कौन लेगा? राष्ट्रपति। चलिए आगे, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित घोषित होने पर प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ होता है कि वो वैध मतों के 1/6 मत प्राप्त नहीं किए। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, कहने का मतलब कि बहुत अधिक होगा तभी तो सबको 1/6 मत प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो जमानत राशि खो देता है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए आयोग करार देने का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। अपराध है तो कहाँ से लड़ेगा? उसके बाद 25, भारत में मत देने का अधिकार कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मत देने का अधिकार दोस्तों वैधानिक अधिकार है। हम लोग क्या कहते हैं कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतलब आर्टिकल 326 में क्या है? उपबंध है, तो यह संवैधानिक अधिकार, ना बाबा ना, गलती ना करिएगा लोग, वैधानिक अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार है। चलिए आगे, भारत में मताधिकार निर्वाचन होने का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है, यानी वैधानिक या विधि वही होता है। ठीक है,
आगे हमारे भारत में मताधिकार एवं चुनाव होने का अधिकार कौन सा है, तो हम लोग बोले थे विधिक अधिकार, यानी एक अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, एक अधिनियम के अंतर्गत मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है तो कौन सा है, ये भी हो जाएगा वैधानिक अधिकार। ठीक है, वैधानिक देखिए पढ़ लीजिए। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। चूंकि यह संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत मिला है, अतः यह विधिक अधिकार है। हालांकि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में दी गई उत्तर कुंजी में संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह गलत है। ठीक है, 326 में वयस्क मताधिकार किया गया है। और देखिए यहाँ पे भी तो आईएएस सबसे पहले आईएएस प्री में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन कभी गलत होगा, कभी नहीं होगा। चलिए आगे, 18 वर्ष की आयु कब से कर दिया गया, तो 89 से कर दिया गया। ठीक है, और हमने देख लिया था केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका के मतदान की न्यूनतम आयु 61वां संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन 21 से, तो 61वां संविधान द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे 61वां किसके लिए है, तब मतदान की आयु घटाया गया था। फिर उसके बाद यहाँ देखिए हमने पूछा था ना कि पूछा गया है ये वयस्क मताधिकार, तो 326 में। ठीक है, आगे हमारा कि भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार, तो 326। आगे हमारा निर्गम मत सर्वेक्षण में कौन सा कथन सही है, यानी क्वेश्चन वाले कि निर्गम मत में कौन सा हमारा सही है, तो मैं सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा दोस्तों। देखिए इसका क्या होगा, निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का पूर्व मतदाताओं को उस निर्वाचन सर्वेक्षण पर व्यक्त करते हैं जिससे यह पता चले कि मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में हुआ है। यानी निर्गम मत सर्वेक्षण जो होती है, मतदाता मतदान जो करते हैं ना, इसका पता चलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2009 में लोकसभा चुनाव निर्वाचनों की संख्या बिलियन में कितनी थी, तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 714 मिलियन। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 के द्वारा हालांकि कौन सा कथन पर विचार कीजिए, तो देखिए इसका आंसर होगा 1 2 4। 1 2 4 आप देख लीजिएगा दोस्तों, 1 2 4 1 2 4, इसकी यहाँ पे रोक लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे, और आगे हमारा हमने बताया था ना कि ये पूछता है दिनेश गोस्वामी की समिति का संबंध किससे है, तो चुनाव आयोग में सरकारी निधियन से। ठीक है, चुनाव आयोग में सरकारी निधियन से। उसके बाद दिनेश गोस्वामी का संबंध किससे है, निर्वाचन सुधार से। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था, बोल रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर दिया है दोस्तों। इसमें आंसर सभी हमारा लग रहा है कि देखिए एमएस गिल चुनाव आयोग का अध्यक्ष थे और कृष्णमूर्ति लिंगलाथम सदस्य थे। वहीं लिंग 2 और कृष्णमूर्ति मुख्य चुनाव आयुक्त बने। वर्तमान में मुख्य सुनील अरोड़ा है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, यानी सभी थे। ठीक है, निम्नलिखित मानुपातिक प्रतिनिधित्व का आवश्यक नहीं है जहां द्विदलीय प्रणाली विकसित है, यानी जहां 2 दलीय वहां अनुपातिक की क्या हो सकता है, एक जीतेगा तो एक हारेगा, जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में यही उपबंध है। चलिए ये देख लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय किस वर्ष से कर दिया गया, तो 1989 से कर दिया गया। देखिए दोस्तों ये हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी लिख दिए थे, लेकिन आप सभी के पास अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव है तो उसको एक बार बना लें, और नहीं तो आप सभी इसको मैं भी क्या करती हूँ कि थोड़ा देर रख देती हूँ, तो आप सभी इसको स्किप कर करके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी है, इससे हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। आशा करती हूँ आप सभी को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए वीडियो लंबा होने के कारण हम यहीं पे रोकते हैं, आगे हम जब आएगा तो हम ये पूरा क्लियर कर लेंगे। अगर आप सभी को दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि किस प्रकार का आपको वीडियो लगा। ठीक है।